कि माल न्यूट्रिशन जो है और स्पेशली माल न्यूट्रिशन इन मदर्स एंड चिल्ड्रन, इसको अगर हम टैकल करना चाहते हैं तो इसकी जो रूट काजेज हैं उनको रिमूव करना जरूरी है। और ये 3 टाइप्स की काजेज हैं, इमीडिएट काजेज, अंडरलाइंग काजेज एंड बेसिक काजेज। और इन काजेज को एड्रेस करने के लिए जो इंटरवेंशंस ग्लोबली डिजाइन की गई हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आप समझ लें कि स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशंस हैं और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकती हैं किसी मसले का। फॉर एग्जांपल, अगर अनीमिक मदर है और उसको हम आयरन और फोलिक एसिड जो है उसको फोर्टिफिकेशन की फॉर्म में या सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में सप्लाई कर दें, तो हो सकता है कि उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, स्पेशली इस न्यूट्रिएंट का जो कम था, उसको पूरा किया जा सके। तो ये न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन है कि स्पेसिफिकली मदर के लिए डिजाइन की गई है और मदर को इसका बेनिफिट पहुंच रहा है। इमीडिएट कॉजेस और कुछ जो है वो अंडरलाइंग कॉजेस, इनको जो इंटरवेंशन एड्रेस करती हैं उनको हम न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन बोल देते हैं, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम नहीं डिस्कस कर रहे। हमारा ज्यादा एम्फेसिस जो है वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस के ऊपर है। न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस वो इंटरवेंशंस हैं जो बेसिक काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन जो है उनको एड्रेस करती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है, तो मे बी ये फूड इनसिक्योरिटी की वजह से है। और फूड इनसिक्योरिटी जो है उसको अगर हम खत्म करना चाहें तो फूड एक लाजमी एलिमेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बेसिकली फूड को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कर लें तो फूड की अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। फूड की अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई तो फूड सिक्योरिटी जो है वो किसी हद तक बेहतर हो जाएगी। आजकल एक टर्म यूज की जाती है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर बेहतर करने के साथ साथ हम उसके अंदर एडिशनल ये सोच लें कि भाई इसमें हम एक किस्म की क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगे, पाकिस्तान में मल्टी किस्म की क्रॉप्स जो है वो ग्रो करें ताकि डाइट डाइवर्सिफिकेशन हो, लोग गंदम और चावल के साइकिल से बाहर निकल के बाकी भी जो सीरियल्स, पल्सेस और अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनको यूटिलाइज करें। क्योंकि हम इतना बुरी तरह इन चीजों में फंस चुके हैं कि जो चावल खाने वाली कौम है वो चावल खाए जा रही है, जिसको रोटी चाहिए वो गंदम का आटा खाए जा रही है। इसके अलावा हम स्टेपल डाइट के तौर पे किसी और चीज को नहीं ला सके। 60-70 साल से यही साइकिल चल रहा है। तो जब हम मोनोटोनस डाइट्स लेते हैं लंबे अरसे के लिए तो फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर जो है ना वो सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है और कैसे उसको इम्प्रूव करके हम मिटरनल और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जो है उसको उसकी सिचुएशन को वर्सन होने से बचा सकते हैं और इनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बेसिकली देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर इसका बड़ा क्रूशियल रोल है और वो इस सेंस में कि ये फूड प्रोवाइड करती है और जो किसान, जो फार्मर या जो प्रोड्यूसर इसके साथ लिंक्ड है, वो बेसिकली एक्स्ट्रा फूड को सेल करके, एक्स्ट्रा कमोडिटीज को सेल करके इनकम भी जनरेट करता है। इट मीन्स के ये रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, आइदर वो प्रोड्यूसर है या उसकी प्रोडक्ट्स को आगे प्रोसेस करती है। तो फूड प्रोवाइड करना और जॉब प्रोवाइड करना ये एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। और स्पेशली उन कंट्रीज के अंदर जहां पॉवर्टी ज्यादा है, जिनकी इनकम कम है, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज, तो 80% के करीब पॉपुलेशन जो वहां पे एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड होती है। इन अफ्रीका मोर देन 70% ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर एंड 80% ऑफ फूड प्रोसेसिंग लेबर, यानी जो फूड इंडस्ट्री में काम करती है,
ये वुमेन पे मुश्तमिल है। अब अगर हम किसी तरीके से इस सेक्टर को बेहतर कर लें, बेहतर करने से मुराद क्या है कि इसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर लें, तो अल्टीमेटली हम फूड अवेलेबिलिटी को बेहतर कर लेंगे। और वो फूड किसके काम आएगी? जो दुनिया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इट इज एक्सपेक्टेड इन 2050 इट विल बी 9 बिलियन। तो 7.5 बिलियन तो ये अब क्रॉस कर चुकी है। मेरे ख्याल में ये 2050 बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत दूर की बात है। ये उससे पहले ही 9 बिलियन जो है वो हो जाएगी। अब इन लोगों के लिए भी फूड अरेंज करनी है। इसके अलावा अगर इसी एग्रीकल्चर के अंदर जहाँ पे सिर्फ गंदम चावल ग्रो किया जा रहा है, हम कुछ दालें ग्रो करना शुरू कर दें, हम कॉर्न ग्रो करना शुरू कर दें, सोरगम ग्रो होना शुरू हो जाए। और आजकल बहुत सारे सोटो सीरियल्स हैं, जैसे किनवा का नाम आप सुनते हैं कि न्यूट्रिशन में ये इसकी वर्थ ज्यादा है। तो इस तरह की क्रॉप्स को भी अगर हम अपने साइकिल के अंदर ले आए, हम किसी दौर में फ्लैक्सीड बहुत ग्रो करते थे, लिनसीड या अलसी जिसको कहते हैं। पाकिस्तान में सेसम या तिल जो है इसको बड़ा कल्टीवेट होता था, तो ये बड़ी हेल्दी क्रॉप्स थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम से निकल चुकी हैं। तो एग्रीकल्चर की रेनोवेशन का मतलब ये है कि ना सिर्फ हमने एग्जिस्टिंग क्रॉप्स की प्रोडक्शन को एनहांस करना है, बल्कि ऐसी क्रॉप्स जो सिस्टम से आउट हो चुकी हैं और वो न्यूट्रिएंट डेंस हैं, न्यूट्रिशियस हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, उनको सिस्टम के अंदर दोबारा वापस लेके आना है। अब इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर एग्रीकल्चर में सिर्फ $8 बिलियन पर ईयर के हिसाब से पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो तकरीबन 10 मिलियन के करीब बच्चे जो कि अंडरवेट हैं और 200 मिलियन के करीब लोग जो हंग्री हैं, जिनको खाने को स्टफ पूरा नहीं मिल रहा, उनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये अगर मैं पेप्सी को या इस तरह की कंपनीज को आपको एग्जांपल दूं, तो इनकी एक एक प्रोडक्ट जो है वो $10 बिलियन से ज्यादा की सेल हो रही है। तो इस सेंस में अगर आप एग्जांपल ले लें कि जस्ट ये इनके लेस जो सेल आउट होते हैं, अगर इसी की इनकम जो है वो अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है कि तकरीबन 10 मिलियन बच्चे जो भूखे हैं, अंडरवेट हैं, और 200 से ज्यादा मिलियन लोग जो कि हंगरी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न काफी हाई है, यानी आप अगर ₹1 लगाते हैं तो ₹1 की निस्बत आपको कई गुना जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सेंस में इन्वेस्टमेंट जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब आप आयरन फोर्टिफिकेशन करते हैं या आप सिंपली कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं वुमेन को, तो सिर्फ एक तरह का फायदा ही पहुंचेगा उसको, उसका फॉलिक एसिड का स्टेटस बेहतर होगा या आयरन का स्टेटस बेहतर होगा। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से कितनी चीजें बेहतर होंगी? पॉवर्टी कम होगी। कैसे कम होगी? किसान की जो है वो इनकम इंक्रीज होगी, फूड की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आ जाएंगी, और जो नेट प्रोड्यूसर है उसको भी फायदा, और जो नेट यूजर है उसको भी लो कास्ट पे फूड जो है वो अवेलेबल होगी। डेफिनेटली हंगर और माल न्यूट्रिशन कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकते हैं। और इसी एग्रीकल्चर को अगर हम न्यूट्रिशन सेंसिटिव कर लें कि इसके अंदर हम ऐसी क्रॉप्स भी ग्रो करना शुरू कर दें जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बेहतर है, तो अल्टीमेटली हम लोगों की न्यूट्रिशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर एक टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं टारगेटेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। यानी एग्रीकल्चर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिनको टारगेट करके अगर हम उनके ऊपर इनपुट्स इन्वॉल्व करें, एम्फिसाइज करें, तो अल्टीमेटली उनसे हाउस होल्ड इनकम बढ़ने के चांसेस भी हैं और क्वालिटी ऑफ डाइट्स जो है वो भी इंप्रूव होने के चांसेस हैं। इसमें दो प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, एक किचन गार्डनिंग के नाम से। इस कंसेप्ट क्या है कि आप अपनी सब्जियां खुद ग्रो करें, जिनके ऊपर ना पेस्टिसाइड स्प्रे होंगी, आप पानी की क्वालिटी भी आपके कंट्रोल में होगी जो आप इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और फ्रेश जो है ना वो आपको
ऑर्गेनिक फार्म की जो स्टफ है वो अवेलेबल होगा। इसी तरह अर्बन एरियाज में भी ये कंसेप्ट जो है वो, शहरों में इवन ये कहा जा रहा है कि आप गमले जो है ना वो चांद रख के आप अपने घर की छत पे जो है ना कुछ चीजें ग्रो कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे धनिया आप ग्रो कर लें, 2-3 गमलों में लगाया हुआ आपकी जरूरत पूरी होती रहेगी। अगर आप सब्ज मिर्च लगाना चाहते हैं, टमाटर लगाना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत ज्यादा जमीन जो है वो नहीं चाहिए। तो ये होमस्टेड फूड प्रोडक्शन का वर्ड यूज किया जाता है कि जिसमें आप एक जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग या रेजिडेंस है, उसी के पास जो है ना वो आप कुछ क्रॉप्स जो है उनको ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सेकंड कंसेप्ट जो है वो बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल क्रॉप्स है। यानी जो इस वक्त क्रॉप्स खाई जा रही हैं दुनिया में, चाहे वो गंदम है या चावल है या मकई है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाए, यानी प्रोडक्शन के दौरान ही उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बेहतर हो। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होती है कि जब हम प्रोसेसिंग के दौरान फूड के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, या तो वो प्रोसेसिंग में लास्ट हो गए थे या फिर उनकी डेफिशिएंसी थी, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन है। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन क्या है कि आप क्रॉप के अंदर ही मैनिपुलेशन करके, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप यूज करते हैं, उसके थ्रू आप उसके अंदर ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर दें जो कि न्यूट्रिएंट रिच हों। इसके आगे हम एग्जांपल्स लेंगे तो फिर ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अब जस्ट ये टारगेटेड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स के ऊपर ही अगर फोकस कर लिया जाए तो इनसे न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। और ये कैसे इम्प्रूव होगी न्यूट्रिशन? देयर आर सेवरल वेज, सेवरल पाथवेज। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर थ्योरी टाइप का पेपर हो तो हम बाज दफा इस तरह का क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि एनलिस्ट द पाथवेज through which agriculture can affect the nutritional status। अब वो pathways कौन से हैं, इनको वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज agriculture is a source of food। So ultimately if the availability of food is increased, the access to food is increased, the food security will be there। तो जब फूड सिक्योरिटी होगी तो बहुत सारे मसले जो हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सेकंड, वी कैन सेल आउट द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। ठीक है, और जब हम किसी चीज को सेल आउट करेंगे तो अल्टीमेटली जो सेलर होगा उसकी इनकम इंक्रीज होगी। तो एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ इनकम इन टू वे। फर्स्ट वन, द पीपल कैन do their jobs related to agriculture and earn wages. So in this way it is a source of income. And secondly, we can sell out our agricultural commodities, we can market agricultural commodities। और जब हम सेल आउट करेंगे तो उससे भी इनकम जनरेट होगी। तो ये एग्रीकल्चर का दूसरा फायदा हो गया। और डेफिनेटली जिसकी इनकम जो है, जिस घर की बेहतर हो जाएगी, उनका लाइवलीहुड जो है, उनका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, उनके पास इकोनॉमिक पावर आ जाएगी और वो चीजें भी खरीद के खा सकेंगे जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। फूड प्राइसेस जो हैं वो रेगुलेट होती हैं एग्रीकल्चर की वजह से। मार्केट का मैकेनिज्म क्या है कि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और डिमांड जो है वो उसी हिसाब से जो है वो कम हो जाएगी। जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और शॉर्टेज की फॉर्म में प्राइसेस फिर हाइक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, स्पाइक कर जाती हैं। तो एक तो फायदा ये होगा कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगी, और फायदा सबको होगा। जो सेलर है वो ज्यादा प्रोडक्शन सेल करेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, जो यूजर है या बायर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि उसको सस्ती चीज जो है वो मिल सकेगी, और बजट चॉइसेस जो है वो दोनों की वो बेहतर हो सकेंगी। यानी जिसकी इनकम बढ़ रही है उसके पास भी अब चॉइस आ गई है, एक्स्ट्रा इनकम है कि वो कुछ और चीजें भी खरीद सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड को बेहतर कर सकते हैं। और जो खरीददार था उसके पास भी जो बचत हुई है, उस बचत की वजह से भी वो बहुत सारी बाकी स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि बजट चॉइसेस इंप्रूव होती हैं जब एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके अलावा वुमेन सेक्टर जो है या वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके चांसेस हैं। और इसके रीजन क्या है, हमने अभी बात की थी कि 70-80% अफ्रीका के अंदर वुमेन, और ऑलमोस्ट इसी रेशो में विलेज लेवल पे जो भी वुमेन रहती हैं वो सारी एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं।
Women participation in agriculture can affect their access to or control over resources and assets and increase their decision making power regarding इंट्रा हाउस होल्ड एलोकेशन ऑफ फूड हेल्थ एंड केयर। तो जितनी ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घर में मियाँ बीवी दोनों अगर कमाते हो तो उनकी इनकम जो है वो घर की बेहतर होगी, और जब इनकम बेहतर होगी तो उनकी परचेजिंग पावर की वजह से वो बहुत सारे बेहतर टाइप की फूड जो है वो खरीद सकते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर बेहतर फार्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह वुमेन जो है वो अगर जितना एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, अल्टीमेटली ये उनके सोशल स्टेटस को भी बेहतर करेगी और अल्टीमेटली उनकी एम्पावरमेंट जो है वो ज्यादा होगी। वुमेन टाइम जो है इसका भी बड़ा डायरेक्टली लिंक है एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि जब वो एग्रीकल्चर में हिस्सा लेती हैं तो फिर उनका टाइम जो है वो डिवाइड होता है। तो टाइम जो है वो घर के काम काज भी हो सकते हैं जिसको हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस कहते हैं, बच्चों की देखभाल भी हो सकती है जिसको हम केयर गिविंग कहते हैं, या लेयर्स भी हो सकती हैं जिसमें रिक्रिएशनल, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो टाइम है ना वो अफेक्ट होने के चांसेस हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। टाइम स्पेंट जो है वो बेसिकली जब इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में ज्यादा लगेगा तो फिर बाकी चीजें जो है तो इसमें फिर बैलेंस देखना होगा। इसी तरह वुमेन की हेल्थ जो है ना वो भी इंप्रूव होने के भी चांसेस हैं और डिक्रीज होने के भी चांसेस हैं। और न्यूट्रिशनल स्टेटस की अगर हम बात करें, हेल्थ कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, जूनाटिक डिजीजेस जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं या इश्यूज हैं वो एनिमल से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एसोसिएटेड डिजीजेस, इनका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। और दूसरा उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जितना वो ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर करेंगी काम काज के अंदर, उनको उसी हिसाब से एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो अगर ये वो चीजें फुलफिल कर लेती हैं, वो अपनी एनर्जी और न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करती हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो मजीद बेहतर हो सकेगी और ज्यादा वो प्रोडक्शन वाले कामों में हिस्सा ले सकेंगी। और अगर रिवर्स होता है तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम होने के चांसेस हैं। तो ये तकरीबन 5-6 साइकिल आपसे या पाथवे मैंने डिस्कस की हैं कि जिनके थ्रू एग्रीकल्चर जो है वो एम्पावरमेंट के अंदर सोशल और स्पेशली जो हम न्यूट्रिशन सेंसिटिव की बात कर रहे हैं वो हेल्पफुल हो सकती है। बायोफोर्टिफिकेशन की हम पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी चीजों की तरफ आते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन जो है इसमें क्या है बेसिकली कि ब्रीडिंग कर दी जाती है स्टेपल क्रॉप्स की और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एनरिच कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी जो है वो बड़ी हाई लेवल पे एग्जिस्ट करती है तो बायोफोर्टिफिकेशन एक क्विक रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। we can't achieve the high concentration of micronutrients, उसमें फिर सप्लीमेंटेशन ही काम करेगी, जिसमें हम कई 100% से भी ज्यादा परसेंट वैल्यू के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल सिंपल सी दूंगा, तो वुमेन का अगर एचबी लेवल डाउन हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो नॉर्मली तो क्या है कि उसको जो टैबलेट्स कहा जाता है कि आप आयरन की टैबलेट्स डेली खाएं, तो उसमें 18 मिलीग्राम के हिसाब से पर डे के हिसाब से न्यूट्रिएंट होता है आयरन। लेकिन जब आयरन स्टेटस इतना डाउन हो जाए तो फिर उसको इंट्रावेनस तरीके से बॉडी में इन्फ्यूज किया जाता है, और जो इंजेक्शन इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है उसका जो आयरन का स्टेटस है वो 500 मिलीग्राम के हिसाब से है। तो आप इमेजिन करें कि कहाँ पे 18 मिलीग्राम रोज खाना था और कहाँ पे फिर जब डेफिशिएंसी इतनी सीवियर हो गई है कि 500 मिलीग्राम तक जो है वो डोज दी जा रही है। तो अब हाई डोजेज जो है ना वो बाज दफा नुकसान भी काज करती हैं। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर हम मैक्सिमम 50% तक जो है ना वो डेली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जो है वो डेली बेसिस पे खाई जाएंगी तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी को होगा। होएवर अगर इसको हम 100 डेज विंडो के अंदर देखें कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 1000 डेज, इसमें बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स खिला के वुमेन और बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस है उसको बेहतर कर लिया जाए,
तो इसके बहुत कम एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ये इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, हाँ ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जरूर है। इसमें बायोफोर्टिफिकेशन को हमेशा एक स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज करना चाहिए, वन कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर स्ट्रेटेजी। यानी जब मसला खराब हो चुका है तो फिर सिर्फ एक तरीके से उसको हल नहीं करना चाहिए। हो सकता है वहां पे न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन लाइक सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, इनकी भी जरूरत पड़े। और इसके साथ साथ वहां पे बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जो हैं, आयरन रिच क्रॉप्स जो हैं, वो भी इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। इसके अलावा डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन भी वहां पे होनी चाहिए। वहां पे मेडिकल और हेल्थ की फैसिलिटीज को भी बेहतर करना चाहिए। सो ओवरऑल ये सारी स्ट्रेटेजीज जब मिल जाएंगी तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। मियरली एक अप्रोच को अडॉप्ट करके मसला जो है वो हल नहीं हो सकता। ये प्रिवेंटिव अप्रोच तो हो सकती है कि अगर आप रेगुलर यूज करते हैं और हेल्दी हैं तो आप हेल्दी रहें, लेकिन क्यूरेटिव की जब बात करते हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर अकेला या उसकी बायोफोर्टिफिकेशन वाली स्ट्रेटेजी जो है वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती। We should go for mix of supplementation approach, dietary diversification, fortification, biofortification, improved health services. ठीक है, तो ये जब सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बन जाएगा, तो अल्टीमेटली nutrient discrepancies among the mother and children they can be handled. अच्छा, सेकंड एग्रीकल्चर कैसे हेल्पफुल हो सकती है या इसको कैसे न्यूट्रिशन सेंसिटिव किया जा सकता है, कि किचन गार्डनिंग की मैंने बात की थी कि लोग जो है ना खुद अपनी सब्जियां, फल और जो भी थोड़ा बहुत को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जिनकी फिजिबिलिटी है, उनको खुद ग्रो करें। तो ये कैसे भाई, इसमें से बहुत सारे मैसेजेस हैं, सेवरल मैसेजेस फ्रॉम द मेटा एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग। मेटा एनालिसिस क्या है, लोगों ने मुख्तलिफ जो स्टडीज रिपोर्ट की हैं उनको जब इकट्ठा करके, तो 20, 30, 40 किस्म की स्टडीज को इकट्ठा करके उनका एनालिसिस किया जाता है। फिर उसमें से जो कॉमन कंक्लूजन्स होते हैं वो मैसेजेस की फॉर्म में अमर्ज होते हैं। तो फर्स्ट मैसेज क्या निकलता है जब हम मेटा एनालिसिस करते हैं स्टडीज का, कि लिटिल एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस। अभी तक नो डाउट हम कह रहे हैं कि इससे विटामिन और मिनरल का स्टेटस बेहतर होगा और आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगी, तो बहुत सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड, चाहे वो स्प्रे की वजह से हैं, चाहे वो पुअर या पोल्यूटेड वाटर की इरिगेशन की वजह से हैं, उनसे आप बच सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच को अगर हम कहें ना कि बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है और इसके खाने से फौरन माँ और बच्चे की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बेहतर हो जाएगा, इसकी कहता है कि बहुत कम अभी एविडेंस जो है वो स्टडी से मिलते हैं, स्पेशली जब हम एंथ्रोपोमेट्री की बात करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री क्या है, कि कोई ऐसी स्टडी कहे कि भाई 3 महीने जो है ना वो अपनी किचन गार्डनिंग वाली सब्जी खाने से वजन जो है ना उसमें इजाफा हुआ है या कद में इजाफा हुआ है, तो दीज आर एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है कि उनका ब्लड प्रोफाइल देखा जाए और उसमें न्यूट्रिएंट का जो इंक्रीज है उसको रिपोर्ट किया जाए। लेकिन एक स्टडी ऐसी है जो अभी तक जिसकी हमें इफेक्टिवनेस जो है ना वो मिलती है, ठीक है, विटामिन ए स्टेटस। और ये आगे हम देखेंगे कि कौन सी क्रॉप थी जिसके अंदर विटामिन ए ऐड किया गया। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, ऑरेंज स्वीट पोटैटो, क्योंकि इसका बीटा कैरोटीनाइड कंटेंट जो है इंक्रीज किया गया है। कैरोटीनाइड जो कलर देते हैं प्रोडक्ट को, तो वही पोटैटो, स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, उसका एक वेरिएंट है जिसको हम ऑरेंज स्वीट पोटैटो कहते हैं। और इसका ऑरेंज कलर किस वजह से हुआ है कि इसमें कैरोटीनाइड का कंटेंट ज्यादा किया गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप। बायोफोर्टिफाइड ऑरेंज स्वीट पोटैटो, ये युगंडा, ठीक है, युगंडा में जहाँ पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज काफी ज्यादा थी, वहां पे बच्चों को, बड़ों को जब खिलाया गया, और स्पेशली इसमें बच्चों के अंदर अगर देखा जाए 3 से 5 साल उनकी एज थी, तो 9.5% रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ लो सीरम रेटिनोल लेवल्स। ये बायोमार्कर है जो विटामिन के स्टेटस को शो करता है, विटामिन ए के स्टेटस को। तो उन बच्चों को जो 3 से 5 साल की जिनकी उम्र थी युगंडा में, जब ये बायोफोर्टिफाइड ऑरेंज स्वीट पोटैटो दिया गया, तो उनके अंदर 9.5% रिडक्शन जो है वो रिपोर्टेड है, ठीक है।
लेकिन बाकी अगर हम कहें ना आयरन और जो फॉलिक एसिड और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी जो क्रॉप्स हैं जिनके अंदर बायो फोर्टिफिकेशन की गई है, उनकी अभी इतनी इफेक्टिवनेस जो है वो हमें नहीं मिलती। सेकंड इसमें क्या है कि मैसेज इसमें से ये निकलता है कि न्यूट्रिशनल इफेक्ट जो है वो ज्यादा कहाँ पे देखा गया, जहाँ पे वुमेन को टारगेट किया गया। यानी ये कहा गया कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये वुमेन को दी जाएगी, ठीक है। उससे क्या हुआ कि उनकी एम्पावरमेंट बूस्ट हुई, उनका नॉलेज बेस है वो बेहतर हुआ, उनकी स्किल डेवलपमेंट की गई। तो अल्टीमेटली जहाँ पे एक्टिविटीज की वजह से, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की वजह से, किचन गार्डनिंग की वजह से या होम स्टेड गार्डनिंग की वजह से वुमेन की इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, वहां पे न्यूट्रिशनल जो इंटरवेंशंस हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो बेहतर देखा गया। इसी तरह थर्ड लेवल पे अगर मैसेज देखें तो इसमें भी कहता है कि एक्सेप्ट टू स्टडीज ऑफ बायो फोर्टिफाइड ऑरेंज स्वीट पोटैटो, impact evaluation studies have generally been too poor। यानी कंक्लूजन जब उनका देखा गया तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और उसकी रीजन क्या हो सकती है कि सैंपल साइज जो है उन स्टडीज का स्मॉल था। यानी अगर मैं कहूँ ना कि ये कोविड के खिलाफ हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं और 2 लोगों पे टेस्ट करके हम क्लेम कर दें कि हमने वैक्सीन बना ली है, तो ये सैंपल साइज कम होने की वजह से इसको कोई इफेक्टिव नहीं मानेगा। और इसी तरह बाज में ये प्रॉब्लम थी कि स्टडीज जो है वो कम अरसा के लिए कंडक्ट की गई, स्टडी का ड्यूरेशन कम था, उसकी वजह से भी वहां पे रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर अचीव नहीं हो सके। कीनिया के अंदर जो है स्पेशली ऑरेंज स्वीट पोटैटो, ये वही प्रोजेक्ट भाई जो युगांडा के अंदर लॉन्च किया गया था। वहां पे देखा गया कि वुमेन की इनकम जो है वो तो इंक्रीज कर गई, ठीक है, यानी वो प्रोडक्शन उन्होंने ज्यादा कर दी और चीजों को सेल करना शुरू कर दिया, लेकिन नेगेटिव चीज क्या देखी गई, अगेन वहां पे जो मेन थे उन्होंने इनकम के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो मेंटेन रखा। तो यानी अगर एक घर की आमदन 5,000 थी तो वो भी मेन के पास ही थी, मेल के पास थी, और अगर वो 10,000 हुई है तो अगेन वो मेल के पास ही चली गई है, ठीक है। तो ये बाज दफा इसकी वजह से भी इम्पैक्ट जो है वो कम रह जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना वुमेन को एम्पावरमेंट करें तो वो हेल्थ और न्यूट्रिशन और बच्चों की केयर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है एज कंपेयर टू मेल। मेल जो है वो इनकम को और बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो यूज कर सकता है या करने के चांसेस हैं। तो अफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंटरवेंशंस ऑन वुमेन टाइम, नॉलेज, प्रैक्टिस, हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस और चाइल्ड न्यूट्रिशन, ये कहता है कि अभी इस लेवल पे स्टडीज नहीं हुई। इसमें बहुत सारी गुंजाइश एग्जिस्ट करती है कि देखा जाए कि जब एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वुमेन को हम टारगेट करके उनके थ्रू जो है वो चेंज लाना चाहते हैं, तो उनके टाइम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उनके नॉलेज के क्या चेंज आएगी, उनका अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा रहेगा। और अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं कहेगी कि जिसमें ये देखा गया हो कि जब एग्रीकल्चर का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वुमेन के ऊपर, तो क्या वो बच्चों के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया। यानी लॉन्ग टर्म स्टडीज जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती, शॉर्ट टर्म स्टडीज हैं, और उनके उनमें रीजंस बाज दफा प्रॉब्लम ये भी है कि सैंपल साइज कम है, और बाज दफा ये भी मसला है कि उनको लंबे अरसे के लिए नहीं किया गया। जब भी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं तो 3 मेन उसमें टारगेट होते हैं। ये 3 टारगेट एटलीस्ट जो है वो पूरे होने चाहिए जब भी कोई बायोफोर्टिफाइड क्रॉप को प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट वन, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि मिनिमम टारगेटेड कंसंट्रेशन ऑफ ईच माइक्रोन्यूट्रिएंट मस्ट बी मेट। यानी जो न्यूट्रिएंट अगर आप आयरन को ऐड करना चाहते हैं, जिंक को ऐड करना चाहते हैं, तो आपको एक मिनिमम टारगेट रखना चाहिए कि एटलीस्ट 50% ऑफ द आयरन रिक्वायरमेंट जो है ना वो इसमें से अवेलेबल होना चाहिए, 10% आयरन रिक्वायरमेंट जब इसमें से पूरी होनी चाहिए। तो यू शुड टारगेट एटलीस्ट अ मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। सेकंड ये है कि उस न्यूट्रिएंट का रिटेंशन भी होना चाहिए क्रॉप के अंदर, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। रिटेंशन के जब क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, ये तो नहीं है कि पहले वो उसकी डोज जो है वो 10 mg नजर आ रही थी और बाद में वो 5 रह गई है, तो 5 तो वो खेत में ही लॉस कर गई।
और बायोअवेलेबिलिटी क्या है कि जब उसको क्रॉप को खाया गया है तो वो बॉडी को कितना अवेलेबल हुआ है। तो ये भी टारगेट होना चाहिए ब्रीडिंग करते वक्त कि न्यूट्रिएंट जो है उसकी रिटेंशन बेहतर हो और बायोअवेलेबिलिटी बेहतर हो। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्रॉप बनाने जा रहे हैं वो क्रॉप जो है वो फार्मर को भी एक्सेप्टेबल हो और यूजर जिसने उसको खाना है, जो टारगेट पॉपुलेशन है, उसको भी एक्सेप्टेबल हो। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं अगर कहता हूं कि हम वीट के अंदर आयरन या जिंक की फोर्टिफिकेशन करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, तो हो सकता है कि वीट का फ्लावर जो है मिल करने के बाद या उससे जब हम चपाती बनाएंगे तो उसका कुछ कलर या उसका कुछ टेस्ट या इस तरह की अगर कोई इसमें अबनॉर्मेलिटी आती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या किसान कहता है भाई अगर मैं आम सीड लगाता हूं तो मुझे 40 मन जो है वो क्रॉप मिलती है, और अगर मैं ये लगाता हूं तो मुझे 30 मन मिलेगी, तो वो कभी भी इसको अडॉप्ट नहीं करेगा। सो फार्मर अडॉप्शन रेट एंड इनटेक बाय द टारगेट पॉपुलेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। हार्वेस्ट प्लस भाई एक आप इसको जरूर वेब पे सर्च कीजिएगा। ग्लोबल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2003 से बायो फोर्टिफिकेशन के ऊपर काम कर रही है, और अभी तक इसने आयरन, जिंक और आयरन 3 न्यूट्रिएंट्स पे काम किए और 7 क्रॉप्स के पे ऊपर काम किया, जिसमें कसावा, मेज, स्वीट पोटैटो, बीन, पर्ल मिलेट, राइस एंड व्हीट। यानी 7 क्रॉप्स जिनको बायोफोर्टिफाइड किया गया और 3 न्यूट्रिएंट्स जिनके थ्रू इसको किया गया। अब इसमें वीट जो है ना वो पाकिस्तान में भी आ चुकी है जिंक पोल के नाम से, और मेज के भी कुछ जो लाइंस हैं वो अभी ट्रायल बेसिस पे जो है वो पाकिस्तान में और इवन यूएफ के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर इनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। In addition to achieving major progress in breeding and releasing crops, the program has completed all planned retention and bioavailability। यानी पहला तो इनका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव था ना, सेकंड इनका ऑब्जेक्टिव जो था कि हमने चेक करना था कि क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट की रिटेंशन कितनी है और बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये स्टडीज इन्होंने 2013 में कह लें कि कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी तरह एफिकेसी ट्रायल्स जो थे वो इनके 2014 में कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन कि अगर जिंक फोर्टिफाइड या जिंक एनरिच्ड वीट जो है वो यूज की जाए तो उससे कितना जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। इस वैरायटी को कल्टीवेट करें तो फार्मर की यील्ड जो है वो पॉजिटिव सेंस में देखें तो क्या इम्प्रूव होगी या उसके अंदर डिक्रीज होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं। तो ये टेबल इसको समराइज करता है। विटामिन ए जिन क्रॉप्स के अंदर डाला गया है वो कसावा, ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, और अगर आयरन क्रॉप्स देखें तो बीन और पर्ल मिलेट या मिलेट कह लें, और ये इंडिया में स्पेशली इसके ऊपर स्टडी हुई है। और जिंक क्रॉप्स का जिक्र किया जाए तो इसमें राइस और व्हीट को देखा गया है। व्हीट पाकिस्तान और इंडिया में ट्राई की गई है। तो पाकिस्तान की अपनी वैरायटी जो है ना, अब ये ट्रायल जब हो गए ना, डाइटरी इनटेक, रिटेंशन, बायोअवेलेबिलिटी, एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, ये चीजें देख के तो फिर ये क्रॉप जो है उसको 2015 में इसको लॉन्च कर दिया गया है, बल्कि 16। जिंक पोल वाज रिलीज्ड टू द फार्मर्स इन 2016। द वैरायटी प्रोवाइड्स हार्वेस्ट एज अबंडेंट, यानी प्रोडक्शन इसकी उसी तरह है जैसे बाकी जो वीट वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, यानी किसान इसको लगाना पसंद करेगा। और इसके ग्रेन्स के अंदर 20% ज्यादा जिंक है, और जिंक जो है वो हमारे लिए बड़ा वाइटल न्यूट्रिएंट है। वो क्यों वाइटल है इसको भी हम देख लेते हैं कि जिंक जो है ये स्टंटिंग और लॉस ऑफ एपिटाइट है उसको डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है। इम्यूनिटी हमारी जो है उसको लोअर करता है। आजकल हम इम्यून बूस्टर्स की बात करें तो उसमें जिंक का लेवल जो है अगर आप हाई कर लेते हैं तो इम्यूनिटी विल बी बूस्टेड। इसके अलावा डायरियल डिजीजेस और इन्फेक्शियस डिजीजेस, बच्चों को जब डायरिया हो ना तो फिर साथ वो जिंक का भी सिरप देते हैं कि आप इसको भी यूज करें। 20% ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी जो स्कूल नहीं जाते 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें जिंक की डेफिशिएंसी है। ठीक है, और ये मिनरल और विटामिन की जो डेफिशिएंसीज हैं ये पाकिस्तान को तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से हर साल नुकसान पहुंचा रही है। 3 बिलियन जो है जब इसको हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 450-500 अरब रुपया जो है वो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से ही पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जिंक कोल जो है ये 2015 में इसको
इसके ट्रायल वगैरह कंप्लीट किए गए NARC में, और फिर 15-16 के क्रॉपिंग सीजन में इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कुछ सीड मल्टीप्लायर कंपनीज को दिया गया, फार्मर्स को दिया गया, और उसके बाद जो है ये क्रॉप जो है वो कह लें कि अब फार्मर क्या कहता है, एज अ फार्मर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम हाइजिंग वीट। इसका मतलब है पॉजिटिव रिस्पांस देखा गया। तो इफेक्टिवनेस ट्रायल जो है ये इनके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह ये देखा गया कि बीटा कैरोटीन और जिंक लेवल और आयरन फोर्टिफाइड या आयरन के लेवल जो है वो कम्युनिटी में बेहतर किए जा सकते हैं इन बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स को यूज करने से। लेकिन अलबत्ता इनकी जो स्केलेबिलिटी है ना वो अभी लो लेवल पे है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा इनका सीड मल्टीप्लाई करना चाहिए और जो भी क्रॉप्स हैं ताकि कम्युनिटी तक ये अफेक्ट